ये कहानी है सहारनपुर गांव की, जहां पर धर्मा नाम का एक गरीब व्यक्ति जो जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा किया करता था। धर्मा के दो बेटे थे। बड़ा बेटा केशव बहुत समझदार था, जबकि छोटा बेटा कालू बहुत नालायक था। केशव हमेशा अपने पिताजी के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर वो अपने घर का गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे धर्मा की हालत खराब होने लगती है। पिताजी, आपकी तबीयत दिन ब दिन ज़्यादा ही खराब होती जा रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन घर पर ही आराम कीजिए। लकड़ियों की फिक्र आप मत कीजिए, वो मैं खुद से ही जंगल से काट कर ले आया करूँगा। ठीक है पिताजी? सही कहा बेटा, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अब उम्र भी हो गई है बेटा, इस उम्र में और कितना काम करूँ बेटा। कालू बेटा, तुम अपने भैया के साथ जंगल में जाकर उसका हाथ बटाओ बेटा। अगर दोनों साथ में काम करोगे तो जल्दी लकड़ियां काट पाओगे, जिससे हमारे घर का गुजारा आसानी से हो पाएगा बेटा। पिताजी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये काम मैं नहीं करने वाला। इस काम में मेहनत ज़्यादा है और पैसा कोई बचेगा नहीं। इसीलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये काम भैया ही कर सकते हैं। मैं तो कोई शहर में जाकर बड़ा सा काम करूँगा। हाँ। अरे तुम्हें शर्म आया है कि नहीं? यहाँ तुम्हारा बाप बीमार पड़ा है और तुम्हें मन पसंदीदा काम चाहिए। जाओ, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, काम चोर कहीं के। पिताजी, आप शांत हो जाइए। आप कालू पर इतना गुस्सा मत होइए। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आऊँगा। वो अभी नादान है, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगा। केशव बेटा, एक तुम हो जो मेरी बात कभी नहीं टालते, और दूसरा ये है, कभी मेरी बात सुनता ही नहीं है। मुझे तो हमेशा इसकी फिक्र ही रहती है बेटा, क्या होगा इसका। अब केशव अकेला ही जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा और उन लकड़ियों को ले जाकर वो बाजार में बेचने लगा। पिताजी, ये लीजिए पैसे। आज मैंने बाजार में जाकर सारी लकड़ियां बेच दी हैं। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसीलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। जब मुझे ज़रूरत होगी बेटा, मैं तुमसे खुद ही मांग लूंगा। इधर कालू अपने दोस्तों के साथ गांव में आवारा गर्दी करता रहता। अरे कालू, तुम सारा दिन हमारे साथ ही बैठे रहते हो और उधर तुम्हारा भाई पैसे पे पैसे कमा रहा है। ध्यान रखना भाई, कहीं तुम्हारे पिताजी वो घर भी उसी के नाम ना कर दें और तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। हाँ, अरे हाँ, कीचा भाई सही बोल रहा है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा भाई तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दे और तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। वो क्या है ना, जमीन के मामले में भाई भाई का सगा नहीं होता, इसीलिए ध्यान रखना भाई। अरे तुम दोनों की बात बिल्कुल सही है, तुम फिक्र मत करो। मैं अपने हिस्से की जमीन छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। हाँ। इधर केशव मेहनत से जंगल में से लकड़ियां काटता रहा और उन्हें बाजार में बेचता रहा। धीरे धीरे केशव की कमाई बढ़ने लगी और वो उस पैसे को जमा करने लगा। एक दिन जब केशव जंगल में से लकड़ियां काट रहा था, तभी एक साधु बाबा उसके पास आता है। बाबा, आप कौन हैं? वो भी इस सुनसान जंगल में? आपको पहले कभी देखा नहीं। बेटा, कैलाश मंदिर से आया हूँ। इस साधु को बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो बेटा इस भूखे साधु को खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्या करूँ, भूख तो वैसे मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन खाना मेरे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति का है। ऐसा करता हूँ, ये खाना इस बाबा को ही खिला देता हूँ,
हो सकता है ये भोजन इस बाबा की ही किस्मत में लिखा हो। बाबा, आप बैठिए, मेरे पास जो भी पड़ा है मैं आपको ला के देता हूँ। कृपया आप बैठिए। बाबा, इस गरीब के पास जो भी था मैंने आपके सामने लाकर रख दिया, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। बेटा, तुम जो भी लेकर आए हो ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और मैं इस भोजन को जरूर खाऊंगा। केशव बाबा को खाना खाते हुए बड़े ध्यान से देख रहा होता है। बेटा, मैं तुम्हारा भोजन खाकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो मुझसे। बाबा, आपने इस गरीब का भोजन खाया है, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए आप मुझे बस आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे बस यही चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ बेटा। फिर भी मैं तुम्हें एक ऐसी कुल्हाड़ी देता हूँ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी बेटा। ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है बेटा। इसकी मदद से तुम एक दिन में कुछ ही पल में जितनी लकड़ियां चाहो काट सकते हो। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये कुल्हाड़ी सिर्फ एक दिन में एक बार ही काम कर सकती है। इसके अलावा ये तुम पर आने वाली हर मुश्किल परिस्थिति पर तुम्हारा साथ देगी बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की। और अगली सुबह ये जादुई कुल्हाड़ी, आज दोनों मिलकर मेहनत करते हैं ताकि बाजार में जाकर हम खूब सारी लकड़ियां बेच सकें। केशव जैसे ही ऐसा बोलता है वो कुल्हाड़ी अपने आप लकड़ियां काटने लगती है। इस कुल्हाड़ी ने तो कमाल कर दिया, कुछ ही पलों में इतनी सारी लकड़ियां काट दी। ऐसा करता हूँ, अब इन सारी लकड़ियों को बाजार में बेचकर ही घर जाऊंगा, इससे मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। केशव उस दिन सारी लकड़ियां बाजार में बेच देता है। शाबाश केशव बेटा, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे बेटा तो एक दिन तुम्हारा खुद की फर्नीचर की दुकान खोलने का सपना बेटा अवश्य पूरा होगा। तभी यह सारी बातें कालू सुन लेता है। अच्छा, तो ये बड़े बड़े सपने बुन रहे हैं। कोई बात नहीं, इन दोनों को मेरी तो परवाह ही नहीं है। कोई बात नहीं, भैया को मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। और अगली सुबह अरे केशव, तुम्हारा नाम ही है ना? सुना है बाजार में सबसे अच्छी और सूखी लकड़ी तुम्हारे पास ही होती है। जी हाँ, मैं ही केशव हूँ। और आपने बिल्कुल सही सुना है। बताइए आपको कितनी चाहिए? हम पास के गांव शाहूकार राणा जी की हवेली से आए हैं। क्या तुम हमें 500 क्विंटल सूखी लकड़ी दे सकते हो? वो लकड़ी दरअसल हमें चाहिए भी कल शाम को। क्या तुम दे सकते हो? क्योंकि राणा जी ने अपने घर में एक शाही समारोह रखा है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। देखो, अगर तुम 500 क्विंटल लकड़ी शाम तक कल हमें दे सकते हो तो बोलो, क्योंकि अगर राणा साहब को कोई चीज वक्त पर ना मिले ना तो तुम्हें उनके गुस्से के बारे में पता नहीं है। इसीलिए जवाब सोच समझ कर देना। हाँ। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, 500 क्विंटल लकड़ी आपको कल शाम तक मिल जाएगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। शाम को घर जाकर केशव अपने पिताजी को उस ऑर्डर के बारे में खुशी से बताता है। शाबाश केशव बेटा, अगर तुम ये ऑर्डर पूरा कर पाए तो तुम्हारा सपना जल्द ही पूरा होगा बेटा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तभी यह सारी बातें कालू सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। मेरे होते हुए भैया का सपना पूरा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। हाँ। चलो मेरी जादुई कुल्हाड़ी, आज मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। केशव जैसे ही ऐसा बोलता है वो कुल्हाड़ी अपने आप लकड़ियां काटने लगती है।
ये देखकर केशव बहुत खुश होता है। वो सारी लकड़ियां लेकर घर आ जाता है। उसके पिताजी भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन शाम होते ही कालू उन लकड़ियों को आग लगाने के लिए वहां पहुंच जाता है। और सारी लकड़ियों को आग लगा देता है। अब मैं देखता हूँ ये अपना सपना कैसे पूरा करता है। ये सब देखकर केशव और उसके पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं। पिताजी, ये आग कैसे लग गई? मेरी सारी लकड़ियां जलकर राख हो गई पिताजी। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं पिताजी। अब मैं क्या करूं पिताजी? बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जिसने भी ये सब किया है भगवान उसे कभी नहीं माफ करेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी सारी लकड़ियां मैं कैसे जुटा पाऊंगा? वो कुल्हाड़ी तो एक दिन में सिर्फ एक ही बार काम करती है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। और अगली सुबह राणा साहूकार के आदमी केशव के घर आते हैं, जिन्हें देखकर केशव बहुत डर जाता है। अरे भाई केशव, कहाँ हो? बाहर आओ। जी भाई साहब, बोलिए। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे वो सब छोड़ो, पहले हमारी बात सुनो। दरअसल वो लकड़ियाँ हमें 2 दिन बाद चाहिए। वो क्या है ना, राणा जी को एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो समारोह कैंसिल कर दिया गया है। और वो समारोह ठीक 2 दिन बाद होगा। और हम वो सारी लकड़ियाँ 2 दिन बाद ही लेकर जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं। आप ठीक 2 दिन बाद अपनी लकड़ियाँ ले जाना। पिताजी, आप सच कह रहे थे। भगवान ने हमारी सच में सुन ली। बेटा, सच्चे इंसान का साथ भगवान हमेशा ही देते हैं। तभी कालू यह सुनकर बहुत दुखी होता है। भैया, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों की बातों में आकर ना जाने मैं कैसा बन गया था। वो लकड़ियों को दरअसल आग मैंने ही लगाई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई के साथ ऐसा करते हुए? गुस्से में कालू के पिता उस पर हाथ उठाते हैं, जिसे केशव रोक लेता है। भैया, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। और मैं आगे से आपके साथ जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा और खूब मेहनत करूंगा। केशव और उसके पिता कालू को माफ कर देते हैं और 2 दिन बाद केशव सारी लकड़ियां राणा जी के घर पहुंचा देता है, जिससे उसको काफी मुनाफा होता है। जल्द ही केशव अपनी खुद की फर्नीचर की दुकान खोल लेता है।